हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो लेक्चर होने वाला है दैट इज आवर रैपिड रिवीजन आर का अगला चैप्टर S2 का चैप्टर है भाई। कौन सा? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 1। यस, हम लोग ये चैप्टर 1 घंटे के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। ऐसे ही आपके S1 S2 के सारे चैप्टर्स आपके 1 आवर में रिवाइज होने वाले हैं। So let's start with life processes. Life processes होते क्या है? Life processes वो processes होते हैं जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, कुछ ऐसे फंक्शंस जो हमें अर्थ पे सस्टेन रहने के लिए, अर्थ पे सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो द बेसिक फंक्शंस, जो बेसिक से फंक्शंस होते हैं परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन परफॉर्म करेगा ये फंक्शंस? लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे? टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड एज व्हाट? लाइफ प्रोसेसेस। इसको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखो कि कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना? इसको हम नाम देते हैं भाई ट्रिक्स जंक्शन। यस, ट्रिक्स जंक्शन अपनी ट्रेन जो चल रही है उसका जंक्शन है। जहां जहां पे ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी आपको, उधर अपनी ट्रेन रुक जाएगी। और बेटा ट्रेन में चढ़े हो तो टिकट लेके आना बनता है, ठीक है? तो देखो, जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, बॉडी क्या क्या परफॉर्म करती है? बॉडी मूवमेंट परफॉर्म करती है, बॉडी मूव करती है, राइट? है ना? मूवमेंट, रेस्पायर, कैसे याद रखना है? मिसेस ग्रेन। कौन से मिसेस? मिसेस ग्रेन। मिसेस ग्रेन से आपको याद हो जाएंगे क्या? लाइफ प्रोसेसेस। मूव, रेस्पायर करते हैं। हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेंस कर सकते हैं, धूप है, ठंडी लग रही है, गर्मी हो रही है, ये सारे सेंसेस प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ग्रो होते हैं। यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको भाई चाहिए होता है न्यूट्रिशन भी। सो यस, दिस इज द वे, दिस इज द ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हो कि हमारी बॉडी में कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अभी जो हमारा बॉडी है उसमें एक सिस्टम है, दिस इज आवर व्हाट? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है? पहले तो हमारी बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है बेटा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है क्या? ये दोनों के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो ये जो है दिस इज आवर व्हाट? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये यहां से स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम द नेजल पैसेज, अपना जो नाक होता है वहां से हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पे दिया है क्या? ये रेस्पायर करने के लिए ये क्या है? आप करके देखो, ये क्या है? अपना माउथ है भाई, जो बहुत चपा 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 करता है। माउथ है, माउथ कैविटी बोलेंगे उसे। नेजल से यहां से आता है बेटा फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स। ये जो आपका वॉइस बॉक्स है ना, आ करके गाना वाना गाते, तो ये जो सुर, ये जो है ना आपके वॉइस बॉक्स, उसे क्या बोलते हैं बेटा? लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स आगे जाके ट्रैकिया में कन्वर्ट होता है, और ट्रैकिया बेटा फर्दर डिवाइड करता है। ट्रैकिया क्या करता है? फर्दर डिवाइड करता है टू फॉर्म ब्रोंकाई, है ना? एक ब्रोंकाई, और फिर बाद में यहाँ पे ये ब्रोंकाई फॉर्म होगा ट्रैकिया से, और फिर उससे जो बहुत सारे फॉर्म होंगे ना, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। ये है डायफ्राम। जो हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं ना, तो डायफ्राम अपना मूव करता है। तो जस्ट बिलो द लंग्स क्या प्रेजेंट है भाई? यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम प्रेजेंट है। सो ये दिखता है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऐसे। अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है तो भाई मैं पहले भी बताती हूँ, लेक्चर्स रेफर करो, वन शॉट लेक्चर्स है, उधर जाओ, उधर डिटेल में पढ़ो। यहाँ पे थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही होगी तो स्लो करके देख लो, बट ये रिवीजन है तो रिवीजन तो फटाफट करना है। आपके एग्जाम के पहले जब रेफर करोगे ना तो मजा आ जाएंगे कि इतने में ना हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, है ना? सो देखो, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसिमिलेटेड फूड। हम जो खाना खाते हैं उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उससे बनती है एनर्जी। एनर्जी का करेंसी है एटीपी। हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्रीदिंग क्या है? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बेटा डिफरेंट है। ब्रीदिंग मतलब क्या? ब्रीदिंग में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ब्रीदिंग क्या है? जस्ट इनहेल
एक्सहेल, ये आप करोगे आपके पेपर से पहले। रिलैक्स, ब्रीथ करो, इनहेल करो, एक्सहेल करो। तो ये सारी चीजें, ये क्या है, दिस इज ब्रीदिंग, जस्ट इनहेलेशन, इनटेक ऑफ एयर, हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो बेसिक प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। गैसियस एक्सचेंज, कौन सा गैसेस एक्सचेंज होता है? ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड, ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ब्लड में एंटर करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट द ब्लड थ्रू एल्वियोलर मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो ब्रोंकियोल्स है, यहाँ पे ऐसी कुछ तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे आप पता है ग्रेप्स पता है ग्रेप्स कैसे होते हैं, तो वैसे ही ढेर सारे ऐसे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या है? एल्वियोलाई। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन द लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो एल्वियोलाई के अराउंड यहाँ पे ब्लड जब फ्लो होगा तो यहाँ से एक्सचेंज होता है। दिस इज वन एल्वियोलाई। अगर हम लोग इसे एक एल्वियोलाई बोले तो यहाँ से एक्सचेंज होता है बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एक नहीं, ढेर सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ढेर सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? इनटू द लंग्स। तो ये जो एल्वियोलाई है, यहाँ से जब ब्लड फ्लो होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। ओके, अभी जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, वो होता है दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। एक होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ज्यादा नहीं, इसमें एक्सचेंज होता है किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग्स। ओके, ये होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल्स विथ और विदाउट ऑक्सीजन। विथ ऑक्सीजन भी होता है ऑक्सीडेशन, विदाउट ऑक्सीजन भी होगा ये प्रोसेस। तो हमें दोनों पढ़ने हैं, एरोबिक प्रोसेस और एनएरोबिक, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों ही पढ़ने हैं। देखो, सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, हम लोग जो खाना खाते हैं बेटा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। आजकल तो बहुत है ना, कार्ब्स लो। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वही कार्ब्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कहाँ से मिलते हैं? फूड से। जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या काम करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी का करेंसी क्या है? एटीपी, मतलब ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यस, बच्चा होशियार है मेरा, सब आता है। ये तो रिवीजन चल रहा है, आता तो हमें सब है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज होगा है ना, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप्स इन द सेल। दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बेसिकली क्या है? जो एनर्जी हमें मिलती है, जो ग्लूकोज है, उसका जो ऑक्सीडेशन होगा स्टेप बाय स्टेप, कहाँ पे? सेल में, उसे हम बोलते हैं क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अभी जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, टू मेथड्स, या तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन एरोबिक हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये होता है 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में होगा? 3 स्टेप में। यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा ऐसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो दिस अकर्स विदाउट ऑक्सीजन। 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक जहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एनारोबिक जहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। कौन से 3 स्टेप्स है? फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस। कौन से 3 स्टेप्स है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता कहां पे है? ये सब कुछ पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे से क्वेश्चन आने की मात्रा, क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही हाई है। यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो बेटा ये पढ़ के जाना है। क्या है ये? ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये 3 स्टेप्स है, हमने देखा। एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स में होता है। ये तीनों स्टेप्स अच्छे से पढ़ने हैं। कहाँ पे होता है, कैसे प्रोसेस है, एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये सब कुछ बताती हूँ मैं अभी आपको। देखो ये सब लर्न करना है, ठीक है? देखो क्या है ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पे है?
हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो भाई ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। क्या हो रहा है एग्जैक्टली? जो ग्लूकोज है, थोड़ा स्लो ले रही हूँ इस चीज को बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप टू फॉर्म क्या? ग्लूकोज। हमने भी देखा कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी, तो मेन प्रोडक्ट अपना फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें, हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज करेगी टू प्रोड्यूस एटीपी। तो ये जो ग्लूकोज है, ये पहली चीज है, ये ऑक्सीडाइज होती है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप्स क्या है? क्या फॉर्म होगा? तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा ग्लूकोज, क्या फॉर्म होगा? देखो, व्हाट इज फॉर्म? 2 molecules each of pyruvic acid, दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। किसके? पायरुविक एसिड के, एटीपी के, NADH2 के और वाटर के। क्या फॉर्म होंगे? कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे? 2 molecules of each। उसके बाद जो पायरुविक एसिड है कन्वर्ट्स टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। COA क्या है? कोएंजाइम ए। और ये जब कन्वर्ट होता है तो ये रिलीज करता है 2 molecules of NADH2 and CO2। जब भी पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुविक एसिड क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। और ये जब प्रोसेस हो रही है, ये जब फॉर्म हो रहा है बेटा, तब क्या रिलीज हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। किसके? यहाँ पे 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CH2। यहाँ पे NADH2 आया तो मैंने लिख दिया है, व्हाट इज इट? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड इज NADH2 और FADH2 है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यहां से जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो यहाँ पे हमें मिला 2 molecules of NADH2 and CO2। तो हमारा जो ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस था, वहां से हमें क्या मिला? 2 molecules मिले NADH2 के और 2 CO2 के। बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे बैठना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी ग्लाइकोलिसिस के बाद होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है TCA साइकिल। क्या पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस के बाद? TCA साइकिल। ये क्या है? ये है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ये जो TCA साइकिल है, इसका लोकेशन है, ये सब होता कहाँ पे है? यहाँ तो साइटोप्लाज्म में हो रहा था। ये आगे की प्रोसेस होगी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दिस इज अ सेल ऑर्गेनेल। पढ़ा है ना? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कैसे? क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही तो हो रही है एनर्जी की प्रोडक्शन, है ना? यहाँ पे ही तो बन रही है एनर्जी, यहाँ पे ही तो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। तो देखो, ये प्रोसेस हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। हो क्या रहा है? बोथ एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या हो रहा था? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एंटर अ साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे एंटर कर जाएगा, यहाँ पे होगा सारा प्रोसेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इधर क्या हो रहा है एग्जैक्टली? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑफ एसिटाइल ग्रुप और प्रोड्यूस होगा CO2, H2, NADH2 एंड FADH2। क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, H2O प्रोड्यूस होगा, NADH2 और FADH2 प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ NADH है, फिर यहाँ पे NADH प्लस CO2, हर एक साइकिल में NADH और CO2 रिलीज हो रहा है। यहाँ पे NADH2 है, यहाँ पे NADH है। मतलब यहाँ पे एक साइक्लिक फॉर्म में हमें एंड प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिले NADH2 के, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मिला NADH2 का, एक मिला FADH2 का। ये आपको काउंट याद रहना चाहिए, ठीक है बेटा? डिटेल में जितना स्लो अभी हो सकता है ना, उतना स्लो में ले लूं, इससे भी अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है आपके लेक्चर्स में, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप जाता है, यहाँ पे हमें मिल गया ये। नेक्स्ट स्टेप जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये भी होता है बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
प्रोसेस में NADH2 और FADH2 फॉर्म अर्लियर पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे NADH2 फॉर्म हुए थे, FADH2 फॉर्म हुए। ये रिएक्शन जो होगी उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये लोग खिलाड़ी हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे होता है ATP प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन में यहाँ पे बनता है अपना क्या, ATP। यहाँ पे क्या बनता है, ATP बनता है। तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स पर NADH2। NADH2 के मॉलिक्यूल से, एक NADH2 के मॉलिक्यूल से हमें मिलते हैं 3 ATP के मॉलिक्यूल्स, और एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमें मिलता है 2 ATP के मॉलिक्यूल्स। तो ये काउंट करके बताना मुझे एट लास्ट, जब हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो फाइनली हमें कितने एटीपी मिलेंगे, फाइनली कितने एटीपी मिलेंगे ये आपको बताना है मुझे कमेंट डाउन करके। यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर FADH2। आउटकम क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2, H2O एंड एनर्जी। क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है, CO2, H2O और ATP। एनर्जी मतलब क्या, ATP। और कितने ATP प्रोड्यूस होंगे टोटल इन द एंटायर प्रोसेस, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ये था बेटा कौन सा, ये था अपना एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। ATP क्या है, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी चाहिए हमें, तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किधर से मिलता है, देखो ये स्ट्रक्चर है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, ये कहां से मिलता है, क्या है इस स्ट्रक्चर में, एक एडेनिन है, नाइट्रोजनस कंपाउंड। एडेनिन क्या है, ये है भाई नाइट्रोजनस कंपाउंड। एक है राइबोज, ये राइबोज होता है एक टाइप का शुगर, ये क्या है, दिस इज राइबोज। ये एडेनिन है, ये राइबोज है, और होते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। मतलब एक ATP किससे बना हुआ है, एडेनिन से, राइबोज से, और 3 फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है। तो भाई फंक्शन क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप्स। यहाँ पे जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है, वहां पे क्या स्टोर्ड है, वो बॉन्ड में क्या स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है भाई। तो एनर्जी रिलीज किस, ब्रेकिंग अ फॉस्फेट बॉन्ड रिलीजेस एनर्जी एज नीडेड बाय द सेल, मेकिंग ATP द एनर्जी करेंसी। क्या हो रहा है, जैसे 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 बॉडी को एनर्जी चाहिए, वैसे वैसे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। कैसे, ये फॉस्फेट होगा ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड्स है ना बेटा, वो क्या करने लग जाएंगे, ब्रेक करेंगे। यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जो ATP था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बदल गया ADP। मतलब अभी जब तुम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हो, बैटरी कैसी होती है, फुल जोश में, हाई जोश, हाउस जोश, हाई मैम है ना। बाद में थोड़ी देर बाद जब एनर्जी चली जाती है तो बैटरी लो हो जाती है ना। हाँ, तो बस वही है कि यहाँ से जो ATP है उससे फॉस्फेट निकल गया, ट्राइफॉस्फेट जो था वो बन गया डाइफॉस्फेट। जैसे हम लोग एकदम एनर्जी में आते हैं थक जाते हैं ना कि बस आज तो हो गया, बस वैसे ही, ठीक है। स्टोरेज, जो ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं आर स्टोर्ड इन सेल्स फॉर फ्यूचर यूज, है ना। जब आपने खाना नहीं खाया, जब आपने फास्ट रखा है ना, तो जब जो एनर्जी चाहिए तो डायरेक्टली तो एनर्जी नहीं बन रही है, तो ATP कहीं तो स्टोर है ना। तो ATP स्टोर होता है सेल में, जब आगे जरूरत हो तब यूज हो जाए। देखो जब भूख लगती है, जब खाना नहीं खा रहे हो, तब क्या होता है, अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस होते हैं भाई। बॉडी को पता है ना कि तुम अगर नहीं खाओगे तो थोड़ी ना एक ही दिन में एडमिट करना पड़ जाएगा कि भाई ग्लूकोज ही चढ़ाना पड़ेगा सीधा, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। तो मतलब हमारी बॉडी थोड़ी, हमारे दिमाग के पास दिमाग है कि बैकअप रखते हैं, तुम लोग कितना भी करो बट बैकअप है बॉडी के पास, एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। When carbohydrates are insufficient in case of hunger और भूख लगना, lipids and proteins are used। उस साइड पे क्या यूज होता है, लिपिड्स यूज होता है, प्रोटीन्स भी यूज होते हैं। तो लिपिड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में। प्रोसेस क्या है, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना। ये किस में कन्वर्ट होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में अंडरगोस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाया द क्रेब्स साइकिल।
इन द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, ये प्रोसेस जाएगा क्रेब्स साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्रोड्यूस होगी क्या, एनर्जी। क्रेब्स साइकिल क्या है मैम, ये तो हमने पढ़ा है बेटा, नाम बदल गया तो ऐसे थोड़ी है कि हमारे प्रोसेसेस बदल गए। देख लो भाई, डिस्कवरीज हुए थे उसमें ही पता चल जाएगा। जो ग्लाइकोलिसिस है इसे हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। डिस्कवर हुआ था गुस्टाव एम्पटन, ओटो मेयरहोफ एंड जैकब पैग्निस ने डिस्कवर किया था थ्रू मसल एक्सपेरिमेंट। क्या किया था, क्या नहीं याद नहीं रखना, बस इन्होंने किया था उतना याद रखो। ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पटन मेयरहोफ पैग्निस ईएमपी पाथवे। क्रेब्स साइकिल क्या है, डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब्स who received the Nobel Prize in 1953 for the cyclical reaction process। ठीक है, उन्होंने वो पूरी जो साइकिल है वो रिएक्शन देखा, रिएक्शन पढ़ा, उन्होंने नाम दिया खुद के नाम पे, कौन सी साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है बेटा, ओके ठीक है ना। जो आपने क्रेब्स साइकिल बेसिकली बेटा, क्रेब्स साइकिल है आपकी ये वाली साइकिल, ये जो है ना, कौन सी साइकिल है, टीसीए साइकिल जो आपकी है, उसे ही हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिया होगा जो आपने नहीं पढ़ा, ये लिख देते हैं, ये आपकी टीसीए साइकिल है। ठीक है, उसे ही क्रेब्स साइकिल बोला गया है। और किसने, किसके बेसिस पे, सर हैंस क्रैब के नाम पे नाम दिया था क्रेब्स साइकिल। ओके, नेक्स्ट देखो, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, लिपिड्स और फैट्स जो प्रोटीन स्टोर होते हैं उससे एनर्जी मिलती है। तो होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, हमने ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे देखा, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे करेगा, फिर उससे मिलेगा पाइरुविक एसिड, है ना, हमने ये सब देखा, उससे मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम, फिर यहाँ पे होगी क्रेब्स साइकिल, और फिर फाइनली हमें यहाँ पे एटीपी मिलेगा, H2 और CO2 भी रिलीज होगा। प्रोटीन्स का सेम है, प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, फैटी एसिड्स में लिपिड्स, और ये जो फैटी एसिड्स है, प्रोटीन्स जो फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स है, ये पाइरुविक एसिड वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा, डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ही प्रोड्यूस करेंगे। फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ये यहाँ से प्रोसेसेस क्या है, सेम है, कॉमन है, ये बढ़ रखा है हमने। ओके, डिटेल में लेक्चर में बढ़ा है बेटा। अभी अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, वो तो था अपना एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक की बात करें तो मतलब एनएरोबिक क्या है, जो रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, एनर्जी प्रोड्यूस्ड विदाउट ऑक्सीजन, कॉमन इन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में होता है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप्स क्या है, ग्लाइकोलिसिस है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस होता है, देखो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, ग्लूकोज से ही ग्लाइकोलिसिस वाली साइकिल हमने देखी ना। यस, फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, पाइरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक एसिड्स में और अल्कोहल यूजिंग एंजाइम्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे या ग्लाइकोलिसिस से पाइरुविक एसिड जो है, यहाँ पे भी ग्लाइकोलिसिस से पाइरुविक एसिड है ना, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुविक एसिड बनेगा, बट यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, फर्मेंटेशन। अभी फर्मेंटेशन से अल्कोहल भी मिल सकता है, फर्मेंटेशन होने के बाद लैक्टिक एसिड भी मिलेगा। ठीक है, ये होता है ईस्ट में अल्कोहल, ईस्ट अल्कोहल से प्रोड्यूस करेंगे। ये जो ये है फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है अपने इरिथ्रोसाइट्स और मसल सेल्स में। जब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं ना हैवी, तब हमारे मसल्स दुखने लग जाते हैं, तो ये सारी प्रोसेसेस हो रही है उसमें डिफरेंट। अभी ये जो है ग्लाइकोलिसिस वाला पाथवे है, उसमें हो रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एग्जाम्पल विनेगर मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, और ये बहुत सारे माइक्रोब्स करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एनर्जी यील्ड क्या होगा, लो एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है ग्लूकोज का, तो एनर्जी कैसी होगी बेटा, एनर्जी मिलेगी कम। एग्जांपल्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया थ्राइव विदाउट ऑक्सीजन, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के जो रहते हैं वो कर लेंगे। हायर प्लांट सीड्स जर्मिनेट एनारोबिकली इन वाटर लॉग्ड सॉइल जहां पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पानी है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो वहां पे भी हो सकता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमंस में भी होता है
हाँ, अभी अभी तो बताया आपने, जो मसल्स होते हैं, जिम में करते हो तो मसल बनाते हो ना, जो ये तो नहीं है, जो मसल बनाते हो ना, तो मसल सेल स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो जो मसल के सेल्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड, है ना। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम फटीग मतलब कि थक जाते हैं, मैं तो थक गई भाई साहब, ये वाली फीलिंग आती है ना। तो क्यों? क्योंकि मसल्स जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग गए, एनर्जी कम प्रोड्यूस हुई। और दो पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या? The aerobic respiration or cellular respiration in presence of oxygen performs complete oxidation of glucose. Complete oxidation कहाँ पे होगा? Aerobic respiration में होगा। और एक चीज, ये सारे बेटा आपकी बुक में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा सेल ऑर्गेनेल नेसेसरी है, ये पूछा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो कहाँ पे हो रहा है बेटा? कहाँ पे हो रहा है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल जरूरी है पूछ लिया तो क्या कंफ्यूज नहीं होना, कौन सा जरूरी है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नेसेसरी। ओके, सब पढ़ा के भेज रही हूँ, सब पढ़ा के भेज रही हूँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। हम लोग बहुत सारा खाना खाते हैं, है ना, बहुत अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं, तो हमें बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स अपने अंदर जाते हैं, तो बहुत अलग अलग चीजें होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कैसे? जो कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा, हमने अभी भी देखा, हम लोग राइस खाते हैं, क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, कार्ब्स मिलते हैं। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं बेटा बॉडी में स्टोर हो जाते हैं एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे स्टोर होंगे? लिवर और मसल्स में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं? प्रोटीन्स आर फॉर्म बाय बॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स कहाँ से? अमाइनो एसिड से, मेकिंग देम मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना। प्रोटीन्स क्या है बेटा? यहाँ पे भी हमने देखा, देखो जरा कहाँ पे प्रोटीन्स 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 प्रोटीन्स, कौन सी साइड पर? देखो, प्रोटीन्स बेसिकली है कहाँ से मिले? ये जो चेन होगी ना, ये अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, है ना। प्रोटीन्स है तो अमाइनो एसिड, लिपिड्स क्या है? फैटी एसिड्स है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स है, ये जो प्रोटीन्स यहाँ से बनेंगे, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो टाइप्स क्या है? एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम, ठीक है। इसमें बेटा समझाने जैसा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट करके आना है। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स किसमें ब्रेक डाउन होंगे? इनटू अमाइनो एसिड्स व्हिच आर एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स। प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होंगे किसमें? अमाइनो एसिड्स में, और ट्रांसपोर्ट होंगे किसमें? सेल्स में। एक्सेस मिल गया, अगर ज्यादा आ गए प्रोटीन्स तो क्या बॉडी थ्रो कर देगी प्रोटीन्स को? ना जी ना, क्या होगा? द बॉडी डज नॉट स्टोर एक्सेस अमाइनो एसिड्स, दे आर ब्रोकन डाउन। क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे विथ अमोनिया being eliminated। अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन होंगे और एलिमिनेट क्या होगा? अमोनिया एलिमिनेट होगा। एक्सेस प्रोटीन्स में बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिससे एक्सेस प्रोटीन्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें बेटा? ग्लूकोज में। एनिमल प्रोटीन्स हो गए। प्लांट प्रोटीन्स, प्लांट्स प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स, प्लांट्स भी अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम मिनरल्स, दे नो टू मेक वेरियस प्रोटीन्स। प्लांट्स भी अलग अलग प्रोटीन्स बनाते हैं। रूबिस्को, क्या नाम है? हाय, कितना अच्छा नाम है ना, कितना सही साउंड कर रहा है, रूबिस्को। यस, तो रूबिस्को जो है, दिस इज अ प्रोटीन जो प्लांट में है, कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द नेचर। क्वेश्चन आया ना, सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? तो कौन सा है? रूबिस्को। कौन सा है? रूबिस्को। यस। नेक्स्ट देखो, लिपिड्स। लिपिड्स आर व्हाट? फैट्स। ओके, सोर्स मतलब लिपिड्स कहाँ से मिल रहे हैं? आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल थ्रू केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, उनके बीच में फैटी एसिड्स में केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो गए और बनेंगे क्या? लिपिड्स बनेंगे। डाइजेशन, लिपिड्स का डाइजेशन क्या? लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। लिपिड्स किसमें ब्रेक डाउन होंगे? फैटी एसिड्स और अल्कोहल में, व्हिच आर एब्सॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय सेल्स। ये सेल्स एब्सॉर्ब करेंगे और सेल्स यूज करेंगे। लिपिड्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी, प्रोटीन्स 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड कर रहे थे, लिपिड्स 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करेंगे ऑफ एनर्जी पर ग्राम।
एक्सेस लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। ये आपके जो मोटा मोटा आप हो जाते हो ना, ज्यादा जंक खाया तो जो टिश्यूज बनते हैं यहाँ पे क्या स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू। जो ये क्या है, एडिपोज टिश्यू। मोटे मोटे हो जाते हो ना, है ना, तो कैसे, ये आपके जो फैट्स है वो स्टोर करके रखती है बॉडी, है ना। एडिपो, अगर आपने फास्टिंग कर ली तो यही सब यूज होता है। भूख लगी, खाना नहीं खा रहे, बहुत टाइम से खाना नहीं मिला, मम्मी ने ये भूख लगी खाना नहीं खाया, तो अभी तो ऑप्शन से सीधा फोन लिया, ऑर्डर कर दिया, है ना। बट जब नहीं हुआ करते थे बेटा भाई ऐसे ऑप्शन, खाना बनाने भी नहीं आता था, तो बेसिक ऑप्शन ये होता था कि वेट करो मम्मा का, ठीक है। ये जो एडिपोज टिश्यू है, ये जो यहाँ पे आपकी टमी बढ़ने लग जाती है, आप मोटे हो जाते हो, वो चीक्स बढ़ने लग जाते हैं, तो ये जो टिश्यूज है वो स्टोर करके रखता है लिपिड्स को। फंक्शंस क्या है, फैटी एसिड्स क्यों यूज होता है, फॉर्मिंग फॉस्फोलिपिड्स। क्या बनाते हैं लिपिड से, फॉस्फोलिपिड्स बनेगा, सेल मेम्ब्रेन बनती है बेटा फॉस्फोलिपिड से, प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों फीमेल में होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन ये मेल में होता है, ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और नर्व के एक्सॉन जो होते हैं ना, ये जो न्यूरॉन है यहाँ पे जो एक्सॉन है, तो ये जो एक्सॉन है बेटा उसको इंसुलेट करने का काम कौन करता है, पता चला मैम ने क्या बना दिया स्पाइडरमैन जैसे, समझ में नहीं आया। ओके 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 बेटा, ये आपका न्यूरॉन है, समझ लेना, अभी इतनी जरूरत नहीं है, फटाफट चल रहा है सब कुछ। विटामिन, देखो हमारी बॉडी में विटामिन की बहुत जरूरी है, वरना डॉक्टर देते हैं ना कि ये विटामिन की कमी है, ये मेडिसिन खाओ वो खाओ, तो ये कौन सा जरूरी है, ए बी सी डी ई और के। एफ में हाँ नहीं, ए बी सी डी ई और के, 5-6 टाइप ऑफ विटामिन प्रेजेंट होते हैं, और उसमें से कुछ होते हैं फैट सोल्यूबल, कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल आर ए डी ई के और वाटर सोल्यूबल आर बी एंड सी। रोल ऑफ विटामिन क्या है, विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन B2 and nicotinamide B5 are necessary for production of NADH2 and FADH2 during metabolic processes। जब metabolic processes हो रहे थे तो तभी किसकी जरूरत थी, B2 और B5 की जरूरत थी। क्यों, क्योंकि उनकी वजह से प्रोड्यूस होता है NADH और हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में NADH2 और FADH2, जिससे हमें बाद में मिलता है क्या, ATP भाई, एनर्जी। वाटर क्या इंपॉर्टेंस है, मैम पूछने का क्वेश्चन है क्या, हमें तो पता है वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, हम सब जानते हैं जी। तो वाटर मेक्स अप टू 65 to 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इज एसेंशियल फॉर सेल फंक्शनिंग। पता है, बॉडी फ्लूइड, प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, है ना। जो ब्लड है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स सब कुछ स्टोर्ड है, तो उसमें या ब्लड प्लाज्मा का मेन कंटेंट क्या है, वाटर। लॉस ऑफ वाटर, अगर बॉडी से पानी चला गया, बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। इवन स्मॉल लॉस कैन डिस्टर्ब बॉडी फंक्शंस। अगर बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो चक्कर वक्कर आने लगता है ना, तो बस वाटर जरूरी है भाई। सोर्स क्या है, कैसे लूज करते हैं वाटर, वी लूज वाटर थ्रू स्वेट, यूरिन, और अगर हम बीमार हो गए, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो भी एक्सेस वाटर लॉस होता है बॉडी से। ओके, फाइबर्स, है ना, जो आपको फ्रूट से मिलते हैं, जो आपको सीरियल्स से मिलते हैं, जो आपको अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, तो ये क्या है, इनका क्या रोल है। ऑल्दो इनडाइजेस्टेबल, फाइबर्स कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी में, बट फिर जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। फाइबर हेल्प इन डाइजेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। फाइबर्स क्या हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। कहां से मिलते हैं, लीफी वेजिटेबल से, फ्रूट से, सीरियल से। ये सोर्स नहीं है, ये अगर कुछ ऐसा अनहोनी सी हो गई ऐसे और ऐसे, तो भाई ये होता है, ये बस ये इफेक्ट बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो रिवीजन में आ रहा है बेटा सब इंपॉर्टेंट है, और जहां जहां स्टार मार्क किया ना, ये तो स्किप नहीं करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सेल कैसा दिखता है। ये अपना सेल होगा, सेल के अंदर बेटा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, है ना।
न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। तो ये उसके रिलेटेड है। ये क्रोमोसोम्स भी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल। चाहे एनिमल का सेल हो चाहे प्लांट का सेल हो, क्रोमोसोम्स लोकेटेड होंगे इन द न्यूक्लियस। ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। किससे बना है ये, डीएनए से बना हुआ है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखो, दो आर्म्स होते हैं, एक पी आर्म है, क्यू आर्म है, और बीच में जो होता है इसे बोलते हैं बेटा सेंट्रोमियर। ये डायग्राम लेवलिंग को कई बार पूछ लेते हैं, तो प्लीज आपके प्रीलिम्स विलिम्स होंगे तो उसमें भी आ जाएगा, तो ध्यान रखना, ये डायग्राम करके जाओ, ठीक है। अभी जब भी क्रोमोसोम यूज हो तो कंफ्यूज नहीं होता है कि क्रोमोसोम्स क्या है। सेल डिवीजन क्या है, इट इज क्रूशियल, क्या है, इट इज क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक सेल से सेल डिवाइड करता है, रीडिवाइड करता है ना, तो उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ग्रोथ के लिए टिश्यू रिपेयर की अगर कहीं तो लग गया तो वो टिश्यू रिपेयर भी तो करना है, तो वो टिश्यू रिपेयर कैसे होगा, सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड करते जाएंगे, नए सेल्स बनेंगे, टिश्यू रिपेयर हो जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें दोनों ही टाइप पढ़ने हैं। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स। माइटोसिस कहां पे होता है, सोमैटिक सेल्स में, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, अदर देन जर्म सेल, मतलब ये बनेंगे इनटू गैमेट्स। गैमेट्स पता है, स्पर्म्स एंड ओवा, यस, तो उसमें बनेंगे। बट अदर देन दिस सेल्स जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, इनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, माइटोसिस का रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। हाँ ठीक है, बेबी के फॉर्मेशन के बाद, बेबी के फॉर्मेशन में होता है, बट रिप्रोडक्शन में, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। व्हाइल मियोसिस में रिप्रोडक्शन से कनेक्शन है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो याद रखना है, ये होता है सोमैटिक सेल्स में, और मियोसिस होता है बेटा जर्म सेल्स में, ठीक है। बिफोर सेल डिवीजन अभी होता क्या है, द सेल डबल्स इट्स क्रोमोसोम नंबर, सेल डबल करता है उसका क्रोमोसोम नंबर। ये है 2n, डिप्लॉयड से बन जाता है 4n। कितना हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, 4n हो जाता है। In the 2n state, chromosomes exist in pairs, है ना। 2n state में chromosomes कैसे exist करेंगे, they will exist in pairs, while in n state only single chromosomes are present. 2n मतलब क्या बेटा, diploid है। 2n मतलब क्या, this is diploid। अगर diploid भी बता दिया तो कंफ्यूजन नहीं होना। और n कहाँ पे गया, n state मतलब ये होता है haploid, ठीक है, ये n होता है, 2n is diploid। अभी देखो होता क्या है एग्जैक्टली इन माइटोसिस। माइटोसिस क्या है और एग्जैक्टली क्या होता है माइटोसिस में। माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स, पढ़ लिया, कंसिस्टिंग ऑफ टू मेन फेजेस। स्टेम सेल्स और सोमैटिक सेल्स का डिवीजन है, दो मेन फेज होते हैं। एक तो कैरियोकाइनेसिस, मैंने लेक्चर में बताया था, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो काइनेसिस मतलब डिवीजन। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा वो एक स्टेप, दूसरा स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस, जहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस, ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स है स्टेप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। ये स्टेप्स किसके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों स्टेप्स किसके हो रहे हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि न्यूक्लियस के डिवीजन से बातें हो, न्यूक्लियस के डिवीजन से रिलेटेड बातें हो रही है। तो ये 4 स्टेप्स आएंगे कैरियोकाइनेसिस में। फर्स्ट आता है प्रोफेज। प्रोफेज में होता क्या है, क्रोमोसोम्स कंडेंस। देखो ये न्यूक्लियस सेल है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक फाइबर्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ये कंडेंस होंगे, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, थिक हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, एंड बिकम्स विजिबल एंड थिक हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे, ऐसे नेकेड ऐसे नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर, बट विल बी विजिबल। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड मूव द ऑपोजिट पोल्स। यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। सेंट्रियोल्स कैसे होंगे, यहाँ पे
यहाँ पे है ना, तो ये दो जगह पे एक सेंट्रियोल है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरा डुप्लीकेट कर लेगा, दो सेंट्रियोल बन जाएंगे। सेंट्रियोल्स बेसिकली बेटा ये जो स्पिंडल फाइबर्स दिख रहा है ये एक सेंट्रियोल है, यहाँ पे ये एक सेंट्रियोल है, ठीक है। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स को होल्ड करते हैं, तो एक होगा तो नहीं चलेगा, सेंट्रियोल खुद को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा, दो बन जाएंगे और दो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस बिगेन टू डिसअपियर, धीरे 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 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है। क्या होने लगता है, ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर होने लगता है, हुआ नहीं है, होने लगता है। नेक्स्ट स्टेप मेटाफेज। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपियर्स कंप्लीटली, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग गई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे है क्या, नो, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये शो कर रहा है मेटाफेज। इसमें मेन चीज क्या होती है, क्रोमोसोम्स जो है ना अलाइन अलोंग द सेंस इक्वेटोरियल प्लेट, ये जो इक्वेटोरियल प्लेट है जो बीच का है, इक्वेटोरियल है ना, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलाइन कर जाएंगे, सारे क्रोमोसोम एक साथ लाइन में आ जाएंगे। जैसे आप अटेंडेंस में एक दूसरे के 6-7 हैंड डिस्टेंस करके रुकते हो, तो बस सेम वे में यहाँ पे अटैच कहाँ पे आ जाएंगे, इन द सेंटर, इन द यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमियर्स एंड सेंट्रियोल्स, ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्या है, दिस इज द सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर से लेके सेंट्रियोल तक, यहाँ पे सेंट्रियोल है ना, तो ये देखो यहां से लेके यहाँ ऐसे 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 होगा, ठीक है। तो सेंट्रोमियर से लेके सेंट्रियोल तक क्या बनने लग जाता है, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स बनने लग जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। फिर आता है एनाफेज। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है बीच का वो स्प्लिट हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाते हैं, अलग अलग होने लग जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, मतलब ये अलग और ये अलग ना, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स पुल क्रोमैटिड्स टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग डॉटर क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, क्रोमैटिड्स को अपोजिट पोल्स पे लेके जाएंगे, पुल करके जाएंगे। उसके बाद लास्ट आता है टीलोफेज, लास्ट किसमें, कैरियोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस अभी तक बाकी है। लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज टीलोफेज। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस बैक इनटू थ्रेड लाइक फॉर्म, वापस से क्रोमोसोम्स जो होंगे थ्रेड लाइक फॉर्म में डीकंडेंस होने लग जाएंगे, वापस से थ्रेड जैसे बनने लग जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फॉर्म आर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर होने लग गई थी, यहाँ पे डिसअपियर हो चुकी थी, यहाँ पे वापस फॉर्म होने लग जाएगी इन द टीलोफेज। टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे और न्यूक्लियस जो है यहाँ पे देखो दो डॉटर न्यूक्लियस बन गए और ये जो न्यूक्लियस है वो भी रीअपियर होने लग जाता है, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा था न्यूक्लियस, यहाँ पे रीअपियर होने लग जाता है, ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस, मतलब क्या, साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग टू डॉटर सेल्स, यहाँ पे क्या है, ये साइटोकाइनेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। यहाँ पे देखो दो न्यूक्लियाई तो ऑलरेडी बन गए, दो न्यूक्लियस ऑलरेडी बन गया, फिर इसका साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होगा। इन एनिमल सेल्स अ नॉच फॉर्म्स एट द इक्वेटर, ग्रेजुअली डीपन्स एंड टू सेल्स आर क्रिएटेड, यहाँ पे एक नॉच फॉर्म हो जाती है और यहाँ से ये ऐसे फॉर्म होगा और फिर ये अलग हो जाएंगे। इन प्लांट सेल्स सेल प्लेट फॉर्म्स अलोंग द मिड लाइन टू कंप्लीट साइटोकाइनेसिस, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी और क्या हो जाएगा उसमें, प्लांट्स में इस फॉर्म में होगा साइटोकाइनेसिस। अभी माइटोसिस क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई Mitosis is essential for growth, healing, formation of blood cells and restoration of tissues. टिश्यूज को रिस्टोर करने के लिए, बॉडी को ग्रो करवाने के लिए, बॉडी को हील करने के लिए, बॉडी के ब्लड सेल्स बनाने के लिए, सब कुछ मेजॉरिटी किस पे डिपेंडेंट है, माइटोसिस पे। सो माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट बात करेंगे मियोसिस की। मियोसिस होता है दो स्टेजेस में, मियोसिस 1, मियोसिस 2। कितने स्टेजेस होते हैं बेटा? दो स्टेजेस होते हैं, एक मियोसिस 1, मियोसिस 2। और मियोसिस किस में होगा? इन द जर्म सेल्स, मतलब ये कमांड करेगा रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन मियोसिस में क्या हो रहा है? अ डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड मतलब 2n, डिप्लॉयड सेल्स डिवाइड्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल से बनेंगे 4 सेल। मैम सन जैसा दिख रहा है ना? ये बनेंगे हैप्लॉयड। क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे डिप्लॉयड सेल से। मैम 2n से n कैसे बनेंगे? ये आप 11th-12th में अच्छे से पढ़ोगी कि ये हुआ कैसे। अभी याद क्या रखना है? एक डिप्लॉयड सेल होगा, उससे 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे इन मियोसिस। ओके, ड्यूरिंग मियोसिस crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes। crossing over किसके बीच में होगी? non-sister chromatids में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोमैटिड्स फॉर्म हो रहा था ना, ये मियोसिस की बात हो रही है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल, ताकि मुझे वापस ड्रॉ ना करना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना। यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, तो ये और ये दोनों सेम ही, एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। अगर दो अलग अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, मतलब इसके दो क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, अगर ये एक अलग सिस्टर क्रोमैटिड है, ये अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड है, तो इनके बीच में क्या हो रही है? इनके बीच में हो रही है क्रॉसिंग ओवर। तो मियोसिस में ये हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो, crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosomes, resulting in genetic recombination। नए नए genetic combinations बनता है। क्यों? क्योंकि non-sister chromatids के बीच में होती है भाई crossing over। This ensure the 4 daughter cells are genetically distinct from each other and the parent cell। ये distinct होंगे खुद से भी और पेरेंट सेल से भी। ओके, फंक्शंस क्या है मियोसिस के? फंक्शंस क्या? मियोसिस में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ना है मैम। नहीं बेटा, मियोसिस में इतना कुछ भी, मियोसिस में इतना एग्जैक्टली मतलब बहुत डीप में जाके जैसे एक एक स्टेप माइटोसिस का पढ़ा उतना नहीं है, ठीक है? हम लोग 4 स्टेप्स देखेंगे, वो फटाफट निपटाएंगे। रुको, फंक्शंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म एंड एग एंड स्पोर्स। प्लांट के केस में स्पोर्स बनते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग द क्रोमोसोम नंबर इन ऑर्गेनिजम्स। क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों फंक्शंस है मियोसिस के। मियोसिस हमने देखा 2 टाइप्स में, एक मियोसिस 1, एक मियोसिस 2। फर्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर। होता क्या है? होमोलोगस। फर्स्ट मियोसिस 1 में क्या होता है? पहले होता है क्रॉसिंग ओवर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। कैसे क्रोमोसोम्स होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, लीडिंग टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, ये हमें पता है। क्रोमोसोम का डिवीजन, homologous chromosomes are divided into 2 groups forming 2 haploid cells। कितने ग्रुप्स में बटेंगे बेटा? 2 ग्रुप्स में बटेंगे, forming 2 haploid cells। कितने haploid cells बनेंगे? 2 haploid cells बनेंगे। अभी इसमें 4 फेजेस होते हैं, इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब कुछ होगा, है ना? देखो यहाँ पे प्रोफेज भी है, मेटा भी है, एना भी है, टीलो भी है। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सेम होता है। प्रोफेज में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है माइटोसिस से कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस। और ये जो प्रोफेज है बेटा, ये क्या है? सबसे लेंथीएस्ट फेज है, सबसे लंबा चलने वाला फेज है इन मियोसिस। तो प्रोफेज 1 इज द लेंथी एंड कंसिस्ट ऑफ 5 फेजेस। इसमें भी 5 फेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये होता है 5 फेजेस में, मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, ये सारा क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिखाया है। एग्जैक्टली हर एक स्टेप में क्या होता है ये जानना है तो 11th-12th में साइंस लेना, बड़े मजा आएंगे। एक एक डिटेल में बताया है कि लेप्टोप्टीन में ये होगा, जाइगोटीन में ये होगा। पर अभी हमें सिर्फ इतने नाम याद रखने हैं, पर एक चीज याद रखनी है कि एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगी। एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगी? इन द पैकेटीन स्टेज। एग्जैक्टली कहाँ पे होगी बेटा? यहाँ पे दिख रहा है 3।
3 नंबर दिख रहा है यहाँ पे, हर जगह पे स्टार मार्क करो। अगर ये क्वेश्चन आया कि क्रॉसिंग ओवर होता कहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर होगा मियोसिस में। कौन से स्टेज में होगा? प्रोफेज में होगा, बट इसमें 1 और 2, प्रोफेज 1 दिया है क्योंकि ये मियोसिस 1 है, ठीक है। मियोसिस 2 होगा तो प्रोफेज 2। प्रोफेज 1 में पैकेटीन स्टेज में होती है क्रॉसिंग ओवर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा मेटाफेज सेम आता है, एनाफेज में सारे क्रोमोसोम्स उधर जाएंगे और टीलोफेज में वापस से पेयरिंग बन जाएगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब वापस आने लग जाएगा। मियोसिस 2 जो होता है वो रिजेंबल करता है माइटोसिस से। किसके जैसा होगा? एग्जैक्ट माइटोसिस से, सिर्फ नाम दिया है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। यस, द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फ्रॉम मियोसिस 1 divide separating the recombined sister chromatids resulting in 4 haploid daughter cells। meiosis 1 से कितने सेल्स मिले थे बेटा? 2, है ना। meiosis 1 से हमें मिले थे 2 सेल्स, बट हमें पता है कि meiosis में जो 2n होता है इससे बनते हैं कितने? 4 सेल्स, है ना। और ये सब होते हैं n n n और n, मतलब ये सारे होंगे हैप्लॉइड। तो मतलब पहले स्टेज में मियोसिस 1 में मिले 2 और वो जो 2 होंगे, है ना, 2 जो हैप्लॉइड सेल मिले मियोसिस 1 में, वो डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे द रिकॉम्बिनेंट सिस्टर क्रोमैटिड्स को, रिजल्टिंग इन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो क्या मियोसिस 1 में ही 4 सेल्स बन रहे हैं? मियोसिस 2 के बाद 4 सेल्स मिलेंगे, ठीक है। Thus meiosis ensure genetic diversity and restoration of correct chromosome number in offspring। ठीक है, यहाँ पे फेजेस देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होगी क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहे हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, क्रोमैटिड्स क्रॉस ओवर कर रहे हैं, ठीक है। और रिस्टोर होंगे क्या? जो इम्पोर्टेंट बार बार यही है कि इसमें करेक्ट क्रोमोसोम नंबर ऑफस्प्रिंग में वापस आ जाएगा। जो 2n n जो ये हुआ था ना, ये सब गड़बड़ सॉल्व हो जाती है एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में प्रोसेसेस सेम होते हैं एज द माइटोसिस। ओके, इज इट क्लियर? आई होप जल्दी जल्दी आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए, है ना। सारे कंसेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिए एकदम से फटाफट से। इसके नोट्स मिल जाएंगे बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते, नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। इसकी ACC, जिसको हम प्यार से एरीज कंसेप्ट कैप्सूल्स बोलते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना है, चैप्टर थोड़ा लेंदी था इसलिए रिवीजन को और थोड़ा टाइम लग गया, बट विद अगेन 1 घंटे की तो अंदर ही करवा दिया है मैंने, आई एम श्योर ऑफ दैट। अभी इसका लेक्चर 2 भी है ना, लाइफ प्रोसेसेस का दूसरा पार्ट भी है, और सारा जो S2 का है और S1 का है वो सब रिवाइज हो जाएगा। बस यू हैव टू गिव 100% फ्रॉम योर साइड, और लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स रेफर करने हैं, क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे तो फ्री टू आस्क, ठीक है। इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड यस, कीप स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, अच्छे से पढ़ना, बाय।